हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एल्गी, लाइकेन एवं ब्रायोफाइट्स। तो एल्गी वाला पोर्शन उठा रहे हैं अभी हम। हमारे कोर्स में है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी क्या है, कहाँ से उस वर्ड की उत्पत्ति हुई, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर आते हैं। एल्गी जो है वो ग्रीक वर्ड फाइकस से बना है जिसका मतलब होता है सीवीड। एल्गी वर्ड 1753 में लीनियस नामक स्वीडिश बॉटनिस्ट ने दिया था और ये उन्होंने सबसे पहले समुद्र में कुछ पौधों को पानी में देखा और वहाँ से इनको आइडिया आया और इन्होंने एल्गी शब्द दिया था लीनियस ने। फाइकस से बना है इसलिए एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहते हैं और एल्गोलॉजी भी कहते हैं। तो एल्गी से एल्गोलॉजी बना है और फाइकस से फाइकोलॉजी। तो एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं वो कहलाते हैं फाइकोलॉजिस्ट या एल्गोलॉजिस्ट। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एल्गी का। एल्गी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या इसकी डेफिनेशन होना चाहिए। एल्गी प्लांट किंगडम में क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा का एक ग्रुप है जिसके पौधे हरे रंग के होते हैं। अगर कोई आपसे साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ना हो, स्टूडेंट ना हो और पूछे एल्गी क्या होती है, तो एल्गी आपको इस तरह से बताना है प्लांट किंगडम से वो कहाँ स्टैंड करती है। तो अपुष्पीय पादपों का समूह है जिसकी प्लांट बॉडी थैलस के समान होती है और ये हरे रंग के होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये हो गया एल्गी की परिभाषा। अब हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सारे मेंबर्स आसान हो जाएंगे। जनरल कैरेक्टर्स में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एल्गी पूरे विश्व में पाई जाती है और इसके 1800 जीनस हैं और 21,000 स्पीशीज़ हैं। तो वंश और जाति से आप सभी परिचित होंगे। तो 1800 वंश, 21,000 जातियों का एक ग्रुप है एल्गी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एल्गी होते हैं सिंपलेस्ट प्लांट्स, मतलब ये सरलतम पौधे हैं, बिल्कुल सरल। सरल कैसे हैं कि इनकी प्लांट बॉडी थैलस के समान होती है। थैलस किसको कहते हैं, व्हाट इज थैलस। थैलस जो होता है उसको आप लीफ, रूट, स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम बता नहीं सकते देख के कि ये जड़ है, ये तना है और ये पत्ती है, उसको हम बोलते हैं थैलस। तो थैलस होने के कारण ये किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है। तो सिंपलेस्ट प्लांट हैं, सरलतम पौधे। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें आवास की तो ये होती है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सर्वत्र व्यापी। मतलब पूरे विश्व में, विश्व के किसी भी कोने में आप एल्गी को उगते हुए देख सकते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन है, सर्वत्र व्यापी है। और आवास की बात करें तो आवास में भी ये हर जगह उग जाती है। कैसे हर जगह उग जाती है, पहला जो है इसका एल्गी का फॉर्म जो होता है, मतलब एल्गी कहाँ उगती है, वो है एक्वेटिक या जलीय। जल में उगने के कारण इसको एक्वेटिक बोलते हैं। और एक्वेटिक की बात करें, जल की बात करें तो कितने प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। पूरे दुनिया के पानी को दो भागों में बांटा गया है, ताज़ा जल, शुद्ध जल और
समुद्री जल, तो एल्गी समुद्रों में भी उगती है और नदियों तालाबों में भी उगती है। उसके बाद ये जो पानी होता है फ्रेश वाटर, शुद्ध जल, ये दो तरह से होता है नेचर में। एक होता है रुका हुआ पानी, दूसरा होता है बहता हुआ पानी। तो अगर आप तालाब को देखें तो वहाँ पर होगा स्टेगनेंट वाटर, और नदी की बात करें तो वहाँ पर होगा रनिंग वाटर। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एल्गी को कि पानी रुका है या बह रहा है, ये पानी में उग जाती है। अब आते हैं हम मैराइन वाटर में। तो समुद्री जल में जो ये उगते हैं एल्गी या शैवाल, उनको सीवीड्स कहा जाता है, समुद्री खरपतवार। और समुद्री खरपतवार दो प्रकार से समुद्र में उगते हैं। एक होते हैं फ्री फ्लोटिंग, मतलब जो आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और दूसरे एल्गी के पौधे होते हैं अटैच्ड, जो कि समुद्री चट्टानों से या आधार से जुड़े होते हैं या दूसरे पौधों पर चिपक कर उगते हैं। तो जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं उनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन, है ना। और जो अटैच्ड होते हैं उनको एक नाम दिया है फाइटोबेंथोस। तो इस प्रकार से एल्गी का जलीय फॉर्म जो है वो हमने डिस्कस किया। अब एल्गी अगर पानी में ज़्यादा उग जाती है तो फिर क्या होता है, उसमें दूसरे जो समुद्री जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, और इस समय एल्गी को हम बोलते हैं वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स मतलब अचानक से पौधों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाना, और वो क्या करते हैं, सतह को ढक लेते हैं, और सतह को ढककर अपना जीवन तो चलाते हैं, लेकिन जो नीचे वाटर बॉडी में और ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, समुद्री जीवों को नुकसान होता है। तो ये हो गया एक्वेटिक के बारे में। अब हम आते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स पर। जो स्थलीय एल्गी होती है वो जमीन में दो प्रकार से उगती है। एक होती है जमीन की सतह पर, उसको कहते हैं सेपोफाइट्स। दूसरी होती है जमीन के अंदर, उसको कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। तो 1 मीटर की गहराई तक जमीन में एल्गी को उगते हुए देखा गया है। तो एल्गी जो है वो जमीन पर भी उगती है। उसके बाद हम आते हैं तीसरा जो एल्गी का प्रकार है वो है एपीफाइट। एपी मतलब होता है अपॉन, और फाइट मतलब होता है प्लांट। तो एल्गी कभी कभी दूसरे पौधों के ऊपर उग जाती है, और ये उनके ऊपर अपना लाइफ पूरी करती है। अगर मान लो प्लांट की जगह उसको कोई एनिमल मिल जाए, जैसे कछुआ है या शेल है, मोलस्क हैं, तो फिर हम एल्गी को बोलते हैं एपीजोइक, मतलब दूसरे एनिमल्स के ऊपर उगती है। अब आते हैं हम चौथा, ये नेचर में एल्गी किस रूप में मिलती है, ये मिलती है पैरासाइट के रूप में। पैरासाइट का मतलब है जब ये अपने जीवन के लिए दूसरे पर आश्रित हो जाता है, तब हम उसे परजीवी बोलते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि एल्गी से एक बीमारी होती है, और वो है रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफ़ी। तो रेड रस्ट करता है एक शैवाल जिसका नाम है सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस ये पैरासिटिक एल्गी है। तो जब आपसे पूछा जाए कि पैरासिटिक एल्गी के बारे में बताइए, तो आपको इसका नाम लेकर आपको बताना होगा। अगला जो इसका आवास की बात कर रहे हैं हम, अगला जो तरीका है एल्गी के उगने का नेचर में वो है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब है सहजीविता। तो जब सहजीविता किसे कहते हैं, सिम्बायोसिस किसे कहते हैं, जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा पहुंचता है, तब हम उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। और एल्गी नेचर में
सिम्बायोटिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। उदाहरण के लिए जितने भी लाइकेन होते हैं उसमें नीली हरी शैवाल जो है वो रहती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, एंटो फिक्सेशन करती है। तो ये हुआ कुछ थोड़ा सा आवास के बारे में कि कहाँ मिलेगी, कहाँ देखें हम जाकर नेचर में। तो आप एल्गी को हर जगह पाएंगे। अब हम आते हैं, पांचवा जो पॉइंट है वो है साइज एंड फॉर्म। आकार और बनावट की बात करें तो एल्गी होती है माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक, मतलब नेकेड आई से नहीं दिखती है, और बड़े बड़े समुद्र में लहराते हुए एल्गी के पौधे आप डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देख सकते हैं। तो साइज पर आ जाते हैं, ये 4-5 प्रकार से नेचर में दिखाई देता है। पहला है यूनिसेलुलर एल्गी। जब एल्गी की बॉडी एक ही कोशिका से बनती है तब हम उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। उदाहरण क्लैमाइडोमोनास है, आपके कोर्स में है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। दूसरा है कॉलोनियल शैवाल। तो कॉलोनियल शैवाल में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक कॉलोनी बनाती हैं। कॉलोनी 2 प्रकार की होती हैं। पहला कहलाता है सीनोबियम। सीनोबियम का मतलब है जब कोशिकाओं का नंबर निश्चित हो। निश्चित से मतलब ऐसा नहीं है कि 15 बोला तो 15 निकलेंगी, एक रेंज होती है 500 से लेकर 1000 तक। तो ऐसा जब कॉलोनी होती है तो उसको हम सीनोबियम कहते हैं। दूसरी कॉलोनी होती है पामेलॉइड। पामेलॉइड में कोशिकाओं का नंबर निश्चित नहीं होता। तो ये 2 प्रकार की कॉलोनी हो गई। फिर आता है फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस मतलब तंतु के समान, और तंतु कई प्रकार के मिलेंगे शैवाल में, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है अनब्रांच्ड अशाखित, दूसरा है शाखित या ब्रांच्ड, तीसरा है हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस मतलब विषम तंतु की शैवाल, जिसमें 2 तरह की शाखाएं होती हैं। एक होती है जो आधार पर लेटी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम, और ऊपर दूसरा जो होता है वो कहलाता है इरेक्ट सिस्टम। तो ये फिलामेंटस फॉर्म्स हो गए। उसके बाद हम आ जाएं न्यूट्रिशन पर, नहीं एडवांस्ड पर आते हैं। चौथा तरीका, चौथा मतलब बनावट कैसी होती है एल्गी की। एडवांस जो होती हैं एल्गी, उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है देखकर। ऐसा लगेगा एक छोटा सा पौधा है जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, कली भी है, लेकिन वास्तविक वो सब कुछ नहीं होता। तो पैरेन्काइमा की बनी हुई बॉडी होती है, और उसका उदाहरण आपके कोर्स में है, कारा, पढ़ेंगे आगे। तो ये एडवांस्ड हो गया, सुविकसित। और न्यूट्रिशन पर आते हैं हम जनरल कैरेक्टर्स में। न्यूट्रिशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एल्गी ग्रीन कलर की होती हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या वर्णक ये अपना भोजन स्वयं बना लेती है स्टार्च के रूप में, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो इनको किसी पर अपने भोजन के लिए आश्रित नहीं रहना पड़ता। जहाँ तक वर्णक या पिगमेंट्स की बात है तो वो होते हैं क्लोरोफिल्स, जेंथोफिल्स, कैरोटीन्स और फाइकोबिलेंस। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, बुक में से एक रीडिंग लगाएंगे। क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। जेंथोफिल्स 20 प्रकार के होते हैं। कैरोटीन्स 5 प्रकार के नोट किए गए हैं, और फाइकोबिलेंस लाल और नीले रंग के होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी अपना भोजन खुद बनाती है। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पर, जो कि है सेल स्ट्रक्चर।
सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब है प्राथमिक या पहला या प्रिमिटिव। कैरियन मतलब नाभिक, ऐसा नाभिक जिसमें आप स्पष्ट रूप से उसको कोशिका में नहीं देख सकते, ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कहलाती है। यू का मतलब है वास्तविक। कैरियन मतलब नाभिक, जहाँ पर कोशिका में आप लेबल कर सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कहलाती है। और दोनों में आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं आज। आप जो मैंने पढ़ाया है उसकी रीडिंग तो लगाना ही है, याद करना है आपको जनरल कैरेक्टर्स। और सेल स्ट्रक्चर में जो बॉडी होती है वो सेल से बनती है, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको प्रो और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस ढूंढ के 2 कॉलम बनाकर आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मैं बीच बीच में आपको होमवर्क देती जाऊंगी और आप उसकी प्रिपरेशन करते जाएंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।